हेलो दोस्तों, मैं जिज्ञासा साहू और हमारे YouTube चैनल केसे कांकेर में आपका स्वागत है। हम पंचायती राज व्यवस्था का लेक्चर 5 देख रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हुई थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसे और क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था का लेक्चर 5। तो अनुच्छेद 243 ए, यदि हम संविधान में बात करें तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को डिस्क्राइब किया है या ग्राम सभा को समझाया है। अब ग्राम सभा की यदि हम परिभाषा देखें तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन एवं राजस्व ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। अब दोस्तों आपको एक डाउट हो रहा होगा कि यह वन ग्राम और ये राजस्व ग्राम क्या है। तो आरक्षित वन के अंतर्गत कुछ लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है, ठीक। लेकिन एक शर्त है कि जंगल को आपको जलने से बचाना है एवं उसे कटाई से बचाना है। तो इस आधार पे वन विभाग वाले कुछ लोगों को वहां पर रहने का व्यवस्था दिए हैं या रहने की अनुमति दिए हैं। तो ऐसे गांव को, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को वन ग्राम कहा जाता है। जबकि राजस्व ग्राम वह है कि जिस गांव को सभी प्रकार के भूमि संबंधित प्रावधान प्राप्त है या भूमि संबंधित जो भी अधिकार है वह प्राप्त है, तो वह राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। अब इसका मतलब क्या होता है ग्राम पंचायत की विधायिका? मतलब ये है कि उस ग्राम सभा के अंतर्गत, किसी भी ग्राम सभा के अंतर्गत आपको यदि कुछ काम करवाना है तो उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता है। इसीलिए बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की विधायिका ग्राम सभा है, ठीक। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की। तो ये ग्राम सभा के सदस्य होते कौन है? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। ग्राम के मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। जब तक मतदाता सूची में नाम है तब तक उस व्यक्ति ग्राम के सदस्य रहेंगे। यदि आपका नाम किसी ग्राम के अंतर्गत आता है, किसी भी ग्राम के अंतर्गत, तो ऑटोमेटिकली आप ग्राम की मतदाता सूची में आता है तो ऑटोमेटिकली आप उस ग्राम सभा के सदस्य बन जाएंगे। इसके लिए और एक्स्ट्रा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक। तो इस प्रकार आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ग्राम सभा है क्या और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। अब अगला हम देखेंगे कि ग्राम सभा की संख्या। अब देखो, एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम हो सकती है। ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले प्रत्येक ग्राम, चाहे वह आश्रित ग्राम हो या ग्राम पंचायत, सभी में ग्राम सभा होगी। अब फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह आश्रित ग्राम क्या होता है? तो किसी भी ग्राम के लिए एक लिमिटेड पॉपुलेशन, जनसंख्या चाहिए होती है या एक लिमिटेड राजस्व चाहिए होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि वह परिपक्व नहीं है, मान लो किसी गांव की जनसंख्या मात्र 50 है, ठीक है, तो उस 50 जनसंख्या वाले गांव को पूरा ग्राम घोषित तो नहीं कर सकते, तो उसको किसी और ग्राम से अटैच कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है आश्रित ग्राम। तो एक मेन गांव और मेन गांव को मिलाकर आश्रित ग्राम, तो दोनों को मिलाकर एक ग्राम सभा घोषित किया जा सकता है। तो बोल रहा है इसीलिए कि एक ग्राम सभा में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ठीक। ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले प्रत्येक ग्राम, चाहे वो आश्रित ग्राम हो या ग्राम पंचायत, सभी में ग्राम सभा होगी, ये कंपलसरी है। अब देखते हैं इनका कार्यकाल। अभी हमने देखा कि ग्राम के मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, मतलब ये नहीं बोला है कि वह निर्वाचित होंगे। तो इसे समझ में आ रहा है कि इनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए यह कभी भी भंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके सदस्य कौन रहेंगे? जो नॉर्मल वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वही इसके मेंबर रहेंगे। तो कोई व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रह सकता है जिसका नाम निर्वाचक नामावली में
हो, बस यही क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ग्राम सभा में। अब आगे हम देखेंगे इसकी प्रमुख धाराएं, प्रावधान, किस किस धारा के तहत क्या क्या बताया गया है। अब हम देखेंगे ग्राम सभा संबंधित प्रमुख प्रावधान। तो सबसे पहले देखेंगे हम धारा 3। धारा 3 में बताया गया है कि ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना, मतलब किसी भी ग्राम को ग्राम सभा घोषित कौन करेगा, अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो राज्यपाल किसी भी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, अर्थात किसी भी गांव या ग्राम के समूह को राज्यपाल ग्राम सभा घोषित कर सकते हैं। उसके बाद है धारा 4। धारा 4 में ग्राम की मतदाता सूची, तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी, यह डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है धारा 4 के तहत। धारा 5। धारा 5 में ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण बताया गया है, मतलब ये है कि किसी भी ग्राम में मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जाएगा। तो बोल रहे ये धारा में लिखा हुआ है कि जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, परंतु कोई व्यक्ति का नाम अन्य ग्राम के निर्वाचक नामावली में है तो वह किसी अन्य ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होगा। मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम मान लो किसी एक गांव में है, ठीक, लेकिन वह उसी का नाम दूसरे में भी शामिल करना है तो वह नहीं होगा। एक गांव में जिसका मतदाता सूची में नाम है उसी ग्राम में होगा, और अदर वाले में यदि आपको रजिस्ट्रीकरण करना है तो पहले वाले में आपको आपका नाम कटवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार धारा 5 बताया गया है ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। अब हम देखेंगे धारा 6। धारा 6 में बताया गया है ग्राम सभा का सम्मेलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आइए समझते हैं कि क्या होता है ये ग्राम सभा का सम्मेलन। तो सबसे पहले तो कि ग्राम सभा का सम्मेलन कौन आहूत करता है। अब साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ आहूत करेंगे तो बता देंगे। ग्राम सभा का सम्मेलन, यदि आप खुद ग्राम सभा के सदस्य हैं और सम्मेलन में आपको बुलाया जा रहा है तो उस सम्मेलन के संबंधित जो भी आवेदन होगा या फिर जो भी अधिसूचना होगा उसमें तिथि, स्थान और जो भी मुद्दा होगा वह लिखा होगा, ठीक। तो इसे आहूत कराएंगे सरपंच। यदि सरपंच नहीं रहे हैं या वो कहीं इस्तीफा हो गया मान लो, या फिर वह छुट्टी में है, तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उप सरपंच की। यदि वो भी नहीं है तो उस कंडीशन में ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सभा का सम्मेलन आहूत कराएंगे, ठीक। अब सूचना, कितना दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सम्मेलन, कितने टाइप के सम्मेलन होते हैं, लेकिन आप अभी नॉर्मली ध्यान रखिए कि सामान्य सम्मेलन में 7 दिन पूर्व एवं विशेष सम्मेलन में न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। यदि इतने दिन पूर्व सूचना नहीं देते आप तो इस बेसिस पे वे कुछ भी आपके ऊपर एक तरफ से देखा जाए तो आपके ऊपर एक प्राधिकरण लगा सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं कि हमको तो अधिसूचना नहीं मिला था, ठीक। तो देखो, प्रत्येक 3 माह में एक बार सम्मेलन होना अनिवार्य है। किसके अनुसार? अधिनियम के अनुसार। तो अधिनियम के अनुसार 3 माह में मिनिमम एक बार सम्मेलन होना अनिवार्य है, जबकि शासन के निर्देशानुसार वर्ष में 6 बार ग्राम सभा का सम्मेलन अनिवार्य है। वर्ष में कितने बार? 6 बार ग्राम सभा का सम्मेलन अनिवार्य है। अब वो 6 है आपका जनवरी माह में 23 जनवरी, उसके बाद अप्रैल में 14 अप्रैल, जून माह में कभी भी, अगस्त माह में 20 अगस्त को, अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर को एवं नवंबर माह में कभी भी। इस प्रकार यह 6 सम्मेलन वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है। उपरोक्त 6 सम्मेलन के अलावा 3 सम्मेलन और होते हैं। 3 सम्मेलन में है ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन और ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। तो आइए हम देखते हैं कि यह तीनों सम्मेलन कब होते हैं और कैसे होते हैं। तो ग्राम सभा का जो विशेष सम्मेलन है यह कब होगा? तो कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर सरपंच द्वारा 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना अनिवार्य है। यदि एक ग्राम सभा के
मेंबर्स द्वारा, अगर कुल मेंबर्स में 1/3 लोग चाह रहे हैं कि एक अलग से सम्मेलन हो, किसी विशेष मुद्दे को लेकर अलग से सम्मेलन हो, तो उस कंडीशन में 1/3 लोग आवेदन, लिखित आवेदन देंगे, तो सरपंच 30 दिनों के अंदर ग्राम सभा का सम्मेलन करवाएगा, जो अनिवार्य है। ठीक, तो किसी ग्राम सभा के सम्मेलन को ग्राम पंचायत द्वारा बैठक बुलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब यह है कि किसी ग्राम पंचायत का सम्मेलन कोई ग्राम पंचायत नहीं बुलाएगा, ग्राम सभा के सदस्य द्वारा ही बुलाया जाएगा। ठीक, तो अगला देखते हैं हम, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन, टाइप 2 है ये। ठीक, तो यह कब होता है? तो आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, प्रायः यह दिसंबर माह में हो जाता है। तो ये कहाँ होगा? तो जो ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, जो भी उस ग्राम संबंधित मुख्यालय है वहां पर इस ग्राम पंचायत का वार्षिक सम्मेलन होगा। विषय वस्तु, अब इस ग्राम पंचायत के वार्षिक सम्मेलन में कौन कौन से सब्जेक्ट पर चर्चा होगी, कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी? तो चर्चा का विषय है पहला, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य, मतलब आने वाले सत्र में आप और क्या क्या विकास कार्य करना चाहते हैं ये सब संबंधित होगा। लेखाओं का वार्षिक विवरण। ठीक, उसके बाद अंतिम संपरीक्षा, अंतिम संपरीक्षा मतलब होता है आपका ऑडिट। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट, आप आने वाले सत्र में किस किस के लिए कितना कितना बजट पेश करना चाहते हैं। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक रिपोर्ट, आपने पूर्व में जितना भी आपको फंड आया वह आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, यह प्रशासनिक रिपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और पंचायत के कार्यों का विवरण, अब तक एक वर्ष में आपने जितने भी कार्य किए हैं सारे कार्यों का विवरण आपको पंचायत के वार्षिक सम्मेलन में दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस विषय वस्तु पर चर्चा होगी। तो यह हो गया आपका वार्षिक सम्मेलन, जो कब होता है? तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व होना अनिवार्य है। तो अब अगला देखेंगे हम, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। अब मान लो, अच्छा पहले तो ये कब होती है? तो ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद या भिन्नता हो, यदि 2 ग्राम सभा के बीच किसी एक जगह को लेके झगड़ा हो गया या विवाद हो गया, तो उस कंडीशन में ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन आहूत कराया जाएगा। अब बात करेंगे इसकी अध्यक्षता की। तो 2 ग्राम सभा के मध्य यदि विवाद हो रहा है तो दोनों ग्राम सभाओं का एकदम मर्ज रूप से क्या बोलते हैं ये सम्मेलन होगा। तो उस कंडीशन में उसकी अध्यक्षता ग्राम सभा में से कोई एक सदस्य द्वारा, परंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ही क्या होगा, आपका ग्राम सभा का सम्मेलन होगा और उसकी अध्यक्षता होगी। तो ये ज्यादातर इंस्टेंट मेजोरिटी के आधार पे चुन लिया जाता है, जिसको ज्यादा अधिक वोट मिल रही है, ज्यादा समर्थन वाले हैं, उनको ही अध्यक्षता दे दी जाती है। इनका निर्णय बहुमत के आधार पर, तो जो भी मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका निर्णय जो होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। अब हम देखेंगे इन सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, जितने सम्मेलन हम पढ़े उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो देखो, सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सामान्य क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सामान्य क्षेत्र क्या है, अनुसूचित क्षेत्र क्या है। जहां पर ट्राइबल या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कम होती है वह सामान्य क्षेत्र में आता है। ठीक, जहां पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अधिक होती है, कम होती है मतलब 50% से कम, अधिक मतलब 50% से अधिक होती है, तो वह अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो सामान्य क्षेत्र की अध्यक्षता सामान्यतः सरपंच करते हैं, यदि सरपंच नहीं रहे तो उप सरपंच करेंगे, यदि उप सरपंच भी नहीं रहे तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर अध्यक्षता के लिए खड़ा किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की यदि बात करें तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी पंचायत पदाधिकारी अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करते। तो कौन करते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा। मतलब ये है कि किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में उस सम्मेलन की अध्यक्षता हमेशा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही करेगा, जो इंस्टेंट तुरंत चुना जाएगा वहां के सदस्यों के द्वारा।
तो इस प्रकार आपका ग्राम सभा संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, धाराएं एवं जो प्रमुख सम्मेलन है वो कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। तो बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केसी एकांकेर के साथ। थैंक यू।